बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेल 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 मुल्क में लग चुकी है महंगाई की सेल। आपने सुना होगा कि सेल हमेशा सस्ती अशिया पर लगाई जाती है, मगर तब्दीली सरकार ने अशिया ज़रूरिया और खुरनोश की दाम आसमान पर चढ़ाने की सेल लगा दी है। अभी पहले से बढ़ाई गई कीमतों का सदमा उतरता नहीं है कि दोबारा से फिर नई समरी आ जाती है या फिर नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाता है। अभी रवा महीने की 15 तारीख को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। अब खबर यह है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। सराय का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लीवी और जीएसटी पर होगा। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम लीवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। डीजल पर फी लीटर 5 रुपए 14 पैसे पेट्रोलियम लीवी आए थे। ये तो था पेट्रोल बम जो आज रात या फिर कल सुबह जो है वो आवाम पर गिरा दिया जाएगा। पीटीआई की हुकूमत जैसे ही इक्तदार में आई उसी रोज से महंगाई ने सर उठाना शुरू किया हुआ है। रवां साल जुलाई में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हुकूमत की मुस्तकबिल की पॉलिसी पर क्या कहा था, सुनिए जरा पहले। असेसमेंट के मुताबिक आने वाले वक्त में इसी माली साल में आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 20 रुपया फी लीटर मजीद इजाफा करने जा रही है। अच्छा। किसी को पाकिस्तानी को इस पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है। उसकी वजह में और नए रिकॉर्ड बनना बाकी हैं। और साथ ही हुकूमत अवाम को एक बार फिर से बिजली के झटके देने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। नेपरा में अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत की। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया और बिजली महंगी करने से मुतालिक अपना फैसला बाद में जारी करेगा। ताहम नेपरा की जानिब से बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब आते हैं डॉलर की कीमत पर जी यहाँ पर भी जो है मुसलसल ऊपर का जाने का रुझान है। रुपए की कदर मुसलसल गिरती जा रही है और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से इंपोर्ट की जाने वाली अशिया इंतहाई महंगी होती जा रही हैं, जिससे मकामी मार्केट में महंगाई का सुनामी आ चुका है। ज़रा मुबादला के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। फिच रेटिंग्स जो है वो ये बता रही है कि पाकिस्तानी रुपए के लिए इस साल और आइंदा सालों में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से अपनी पेशगोई पर नजरसानी करते हुए 2022 में 165 की साबिका पेशगोई के मुकाबले में 180 की औसत शरह का तखमीना दे दिया है। यानी आसान अल्फाज में अगर आपको बताया जाए तो 180 रुपए तक ये डॉलर जो है वो जा सकता है बड़े आराम से अगले साल तक, ये कहा जा रहा है, जिससे कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। अभी आवाम तैयारी रखें, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज वज़ीर आज़म ने इस बात को तस्लीम किया, चले शुक्र है कर लिया कि मुल्क में महंगाई है। बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक पर काम की रफ्तार तेज़ होने से अशिया खुरनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी, मगर ये क्यों नहीं बताते कि सीपैक पर काम भी तो आपके आते ही रुकना शुरू हो गया था। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में महंगाई की वजह हुकूमत वक्त को करार देते रहे, तो आज क्या समझा जाए कि मुल्क में महंगाई की वजह मौजूदा हुकूमत ही है या फिर वो रात जो पीटीआई की हुकूमत सुनाती आ रही है कि महंगाई और मुल्क की मुआशी तबाही की वजह अब साबिक़ा हुकूमत है। बिल्कुल इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुआशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपकी पेश गोई जो कि आपने कुछ महीने पहले की वो हमने सुनाई है और वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे आपने कहा है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्या वजह है या क्या मजबूरी है हुकूमत की कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और फिर ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत पेट्रोल एक ऐसी चीज़ होता है कि जिसकी कीमत अगर बढ़ती है तो बाकी अशिया के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका एक असर आना शुरू हो जाता है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त हुकूमत और स्टेट बैंक की जो पॉलिसियाँ हैं बहुत नाकिस हैं। अच्छा। और हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंतहाई तेज़ी से बिगड़ते चले जा रहे हैं, चाहे हुकूमत तकरीरों में तस्लीम करे या नहीं करे, मगर स्टेट बैंक की रिपोर्टों में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पब्लिकेशन में वो चीज़ें मौजूद हैं जो मैं कोट करता हूँ। मैं उससे बाहर की तो कोट ही नहीं करता एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। अच्छा। और तीसरी बात ये कि ये जो माली साल है इसमें इतने ज़बरदस्त चैलेंजेस
और इतने जबरदस्त खतरात हैं हमें, जिसका सोचते हैं तो फिर आदमी का रूह कांप जाती है कि हमें हो क्या रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन एक बात ये बताऊं कि जब 2018 का जो इनके विरसे में मिला था, उसको कहते हैं मईशत दिवालिया थी और मईशत तबाह और बर्बाद थी और हम उसको ठीक करने में लगे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो आदाद शुमार और प्रोजेक्शन हुकूमत और स्टेट बैंक के हैं और जो नजर आ रहे हैं, तो 2018 में जो चीजें थी कम से कम 12 उससे नीचे चली गई हैं, एटलीस्ट 12। मैं आपको गिनवाने की कोशिश करता हूँ। शरह नमू उस वक्त थी 5.5%, इनका 3 साल का औसत है 1.9% सालाना, और 4 साल का इनका औसत जो है वो है 2.6%, यानी आधे से भी कम। महंगाई उस वक्त 4.7 थी, अब इस वक्त 8.4 है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है 2018 के मुकाबले में, वो आज तक हमने टच नहीं किया। और उसके बाद टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिरा है जो आज तक हमने टच नहीं किया। रुपए की कदर का आपने बताया कि हम देखें कि 49 रुपए फी डॉलर गिर चुका है, जिसमें से अगर जो है 4.5 महीने गुजरे हैं उसमें 19 रुपए डॉलर गिरा है। तो फिर उसके बाद देखिए कि फीकस आमदनी हमारी गिरी है हुकूमत के मुताबिक, गुर्बत हमारी बढ़ी है, बेरोजगारी 16% है, प्लानिंग डिवीजन ने कह दिया है। और उसके बाद आप अगर देखें तो गुर्बत भी बढ़ रही, बेरोजगारी भी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, उसका रेशो खराब हुआ है 2018 के मुकाबले में। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरी कहाँ आई है? एक आई है रेमिटेंसेस में, वो 111.4 के तहत है, उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट है। मगर एक खौफनाक बात मैं बता दूं अगले पॉइंट पे जाने से पहले, ये बहुत जरूरी है, सबसे अहम है। देखिए अभी कुछ दिन हफ्ते पहले स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये फरमाया कि पाकिस्तान में जो इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रहेगा 2 से 3% सालाना। स्टेट बैंक गवर्नर कह रहे हैं 2% का मतलब होता है 6 अरब डॉलर सालाना। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं कि हम 15 अरब डॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसी पे तो आपने 18 में कहा था मईशत दिवालिया है, तो आप किसको ये गुमराह करके 6 अरब डॉलर की कहानी सुना रहे हैं? अरे जनाब, ये 15 अरब डॉलर जो जा रहा है ये वही हद है जो 2017 में थी, उससे आगे है, जो 2019 में थी उससे आगे है। तो फिर जब आप इसको तस्लीम ही नहीं कर रहे कि हमें खौफनाक हद को छू रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट को आप दिवालिया कह रहे थे, आपने 3 साल जाये किए कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, वो कम हुआ, लेकिन उससे मईशत को आपने चोक कर दिया, गुर्बत भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, ग्रोथ रेट भी गिर गया। लेकिन अभी वो मईशत को नुकसान तो हो गया, लेकिन इसी साल आपको 15 अरब डॉलर जा रहा है। तो माशी पॉलिसियों की नाकामी, इसको आप पिछली हुकूमत में कैसे डाल सकते हैं? अगर 4.5 महीने में रिजर्व ये आपके रुपया गिर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान को जा रहा है, फीकस आमदनी गिरी है, गुर्बत बढ़ी है, ये हुकूमत एडमिट कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो और कर्जे आपको पता है कि तारीखी रफ्तार से बढ़े हैं, बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, कुछ 27.2 अरब डॉलर, यानी 9 अरब डॉलर सालाना। तो पिछली हुकूमत के दौर में जब पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे थे वो 7 अरब डॉलर से कम थे। तो ये जो अब बढ़ रहे हैं, और 18,000 अरब रुपए के हमारे टोटल कर्जे बढ़ गए, 18,000 अरब रुपए के। तो 30 जून 2013 को हमारा जो मुल्क में 66 साल हो गए थे आज़ादी को, उस वक्त जो मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां थी वो 16,000 अरब रुपए थी। यानी 66 सालों में जो कर्जे हमने इकट्ठे किए थे उससे ज्यादा आपने इकट्ठे कर लिए। तो 12 इंडिकेटर्स अगर खराब हैं 18 के मुकाबले में, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? ये तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। सही डॉक्टर साहब, ये फिच रेटिंग्स जो हैं ये भी कुछ इस तरह के इंडिकेशंस दे रही हैं कि 2022 में जो है वो डॉलर 180 तक जाएगा, यानी डॉलर ने अब नीचे नहीं आना, डॉलर अब ऊपर ही जाएगा। फिर एक वजह जो इसकी बयान की जाती है कि डॉलर क्यों इतना ऊपर जा रहा है, उस पर यह कहा जाता है कि अफगानिस्तान मुंतकली डॉलर की हुई है जिसकी वजह से डॉलर इतना ऊपर गया है। तो क्या हकाइक हैं क्या इसके पसे पर्दा? देखिए, अगर अपने आप को हम धोखा दें तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हमारा जो ज्यादा तेजी से गिरना शुरू हुआ है, आप रिपोर्ट देख लीजिए, वो हुआ है मिड मई से, यानी 7 मई या 10 मई से हमारा गिरना शुरू हुआ है। अफगानिस्तान का मसला कब हुआ है? तो वो जो 2 महीने गिरा था उसका क्या लोगों को पहले से पता चल गया था कि ये होने वाला है? देखिए ना, ये बात करना बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे बताया कि आपका ये 2 महीने गुजरे हैं, इसमें तिजारती खजाना 7.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के दुगने से ज्यादा है, दुगने से ज्यादा है। तो जब आपका तिजारती खसारा बेतहाशा बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ा ये भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या काम किया कि पहले से एमनेस्टी दी कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को, और कहा जी चोरी का पैसा लगा दें। तो सनती शोबे ने ये कहा कि जनाब वहाँ मुनाफा बढ़ गया है, हम भी सनतें बंद करके उधर जा रहे हैं।
तो ये तो तबाही आ जाती। तो इन्होंने कहा हम आपको सस्ती शरह से कर्जे देते हैं, आपको मराद देते हैं, आप काम जारी रखें, जिसमें टेक्सटाइल पे तो कुछ काम हुआ, मगर ये जो 200-300 अरब रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए और उसको जनाब इंपोर्ट्स में और गाड़ियां खरीदने में लगा दिया। अब आपकी गाड़ियां इंपोर्टेड थी और आपने चीजें खरीदने शुरू कर दी, जखीरा अंदोजी भी शुरू हो गई, तो सस्ती शरह सूद पे आपने गैर जरूरी इंपोर्ट की, जिसकी वजह से आपका जो तिजारती खसारा जो मैंने आपको बताया बेतहाशा बढ़ गया और 30 अरब डॉलर बढ़े हैं 14 महीने के अंदर। तो हमारी जो नाकिस मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कभी कभी समझ में भी आ जाता है। उसकी अगर आप मैंने इकोनॉमिक रीजंस तो बता दिए, अगर आप इजाजत दें तो एक बात बता दूं। जी जी। अमेरिका की सेनेट में 202 की कभी जो बिल प्रेजेंट हुआ है उसमें 202 है सेक्शन, उसमें पाकिस्तान पर इतने जबरदस्त इल्जामात लगाए गए हैं जैसे कि ऐसा खुदा न खास्ता लगता है कि वो हमारे ऊपर जो न्यू ग्रेड गेम के तहत सैंक्शन लगा रहे हैं। मगर एक जुमला आपको बिल्कुल, कल हमने शो में भी बात की थी डॉक्टर साहब इस हवाले से और बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, टाइम मेरे पास चूंकि कम रह गया है जी डॉक्टर साहब माजरत के साथ, टाइम मेरे पास चूंकि कम रह गया, तो एक जो तसल्ली अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी है, मैं ज़रा उसकी भी क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं जी कि सी पैक पर काम शुरू होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। अब इस उम्मीद को कितना पॉजिटिवली लिया जा सकता है ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, इस हुकूमत के जब 5 साल पूरे होंगे तो इनकी औसत महंगाई की शरह जो है वो उससे बहुत ज्यादा होगी जो इनसे को विरसे में मिली थी। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी तो उन्होंने ये भी कहा कि शायद हम चंद महीने में महंगाई कम कर देंगे। ये महंगाई बढ़ने वाली है, ये महंगाई बढ़ने वाली है, ये गुर्बत बढ़ने वाली है। आप इन पॉलिसियों के तहत कोई दुनिया के 3-4 एक दिमाग आप यहाँ बुला लीजिए, इन पॉलिसी के तहत वो ठीक हो ही नहीं सकते हैं। जब आप ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं कि ताकतवर तबकों को मराद देके मईशत को नुकसान पहुंचाएं, मईशत को चोक करें आप, और उसके बाद जो है आम आदमी के ऊपर बोझ डालें, उसकी कीमत खरीद को कम करें, फिर आप ये कहते हैं जी हमारी खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में पेट्रोलियम कम है। तो आप ये भी तो बताएं कि बांग्लादेश में जो है फीकस आमदनी कितनी है और हमारी उनकी 1900 है, हमारी 1100 है। जरा देखें तो सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कुछ इतनी पॉजिटिव बातें तो नहीं की डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है हुकूमती पॉलिसीज़ को। उनको ये लगता है कि हुकूमत अगर यही पॉलिसीज़ लेकर चलती रही तो शायद इसका नतीजा कुछ इस तरह से निकले कि महंगाई जो है इनकी हुकूमत के ख़त्म होने तक और बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नई बहस, एक नया तनाज़ा माबैन अपोजिशन और हुकूमत, चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसीह है वो होने वाला है। एक ब्रेक, वापस आकर इसी पर बात। वेलकम बैक। 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह अपोजिशन के लिए एक नया महाज खोल रही है। अपोजिशन हमेशा से नैब को हुकूमत का इदारा गर्दानती आई है और नैब न्याजी गठजोड़ की टर्म तो आपने बहुत बार सुनी होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने मुजव्वज़ा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को तौसीह देने का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिसका मतन वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद आज ही सदर मुमलिकत को पेश किया जाएगा। ज़राए का यह कहना है कि मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत जावेद इकबाल नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम करते रहेंगे, जबकि माजी में वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के लीडर से मुशावरत के साथ चेयरमैन नैब की तैनाती करते थे। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती सदर पाकिस्तान करते हैं, जबकि लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब का नाम फाइनल किया जाता है। लेकिन हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ से अगले चेयरमैन नैब के बारे में पूछने का मतलब ये है कि मुलजिम से ये पूछें कि उसकी तफ्तीश कौन करेगा, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ऐलान कर चुकी है कि हर तरह से हुकूमत का रास्ता रोके। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत कवानीन के खिलाफ जाकर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करती है तो फिर अपोजिशन का ये इल्जाम कि नैब न्याजी गठजोड़ सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तकवीत पकड़ जाएगा। और अगर हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब की तैनाती करती है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, ये क्या हुकूमत जो चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करना चाहती और नहीं कर रही और लग रहा है कि उसके लिए राह हमवार की जा रही है, तो नैब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत को किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है?
देखिए पहले एक आर्डिनेंस करेंगे ये, और आर्डिनेंस के परसुएंस में जो है ना ये उसमें अमेंडमेंट लाएंगे, वो जो नैब का 99 वाला कानून है उसमें अमेंडमेंट ला के फिर उसके परसुएंस में जो कुछ करना होगा वो करेंगे। ज़ाहिर है ये सारा कुछ पर्सन स्पेसिफिक होगा, एक शख्स के लिए होगा। इससे पहले भी इन्होंने नैब आर्डिनेंस में पर्सन स्पेसिफिक जो है ना अमेंडमेंट्स किए हैं प्रोसिक्यूटर के हवाले से और दूसरे जो है ना डीजीज़ के हवाले से। तो जो कुछ कर रहे हैं वो पहले भी शायद उसको जो ना चूँकि वो कंसीड करती आई है अपोजिशन, और उस तरह से उसको जो मतलब अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा उस तरह से उसको जो ना वो नहीं चैलेंज किया गया जिस तरह से चैलेंज किया जाना चाहिए था, जिस तरह से उसको अपोज करना चाहिए था, जो बनता था। तो अब ये इसका म्यूज़िक इनको फेस करना पड़ेगा। आप देखिए इस सारी कार्रवाई से पहले जो है जरदारी साहब के ऊपर दबाव बढ़ा दिया गया, उनके केसेस जो ना उनको समन जारी हो गए। उसके बाद आपने भी उनका जो ना मीडिया में देख लिया कि उनको वो जो ना एक सदर पाकिस्तान जो है वो नैब की अदालत में पेश हो रहे हैं सर झुकाए हुए। कितने अफसोस की बात है। इसी तरह अपोजिशन लीडर तो बेचारा वो तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती ना, तो वो भी बेचारा पेश हो रहा है। तो जब ये मुलजिम थे, जब ये जो है ना वो पीटीवी पे हमले के मुलजिम थे, उस वक्त तो वो ये सारा कुछ इनके लिए जायज़ था। ये उसके बाद जो है ना इन्होंने अपनी मुलजमियत कैसे ख़त्म की, किस इक़्तिदार में आ गए, दरख्वास्त दी, दरख्वास्त देने के बाद जो है ना वो अपने आप को एक्विट करा लिया, उन्होंने कंसीड किया सरकार के वकील ने। मुलजिम भी ये, सरकार भी ये, सारा कुछ। तो ये उस वक्त ये बुरा काम नहीं था, अब ये बुरा काम हो गया। तो एक बात कानून में लिखी है, कानून की मंशा के मुताबिक होनी चाहिए थी, है, मगर ये इन्होंने कानून बदली करना है, कर ले। इस वक्त इनको ताकत हासिल है, पता नहीं इसके बाद इनके लिए जो ना क्या। अच्छा कामिल साहब, एक और चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि दे विल फेस द म्यूज़िक, तो मुझे ये बताएं कि क्या फ्यूचर में इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और ये जो सदारती ऑर्डिनेंस होता है, इट्स अ वन टाइम थिंग कि एक दफ़ा जो है, या फिर कानून का वो हिस्सा बन जाती है और फिर आगे भी आने वाले वक्तों में भी उसी तरह से जो चीज़ें हैं वो चलती हैं? देखिए उसमें दो दफ़ा जो है ना 120 दिन और 120 दिन दो दफ़ा जो है ना वो इसमें ये आर्डिनेंस हो सकता है। मगर इसमें एक और बात है, फ़र्ज़ करिए कि किसी आर्डिनेंस के ज़रिए कोई अपॉइंटमेंट यानी तैनाती हो जाए, तो वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तैनाती तो एक दफ़ा हो गई, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरा ख़्याल है कि उस पर नहीं पड़ेगा। और इनको किसी ने यही मशवरा दिया है कि उसके तहत इन्होंने जो कुछ कर लिया वो परमानेंट इफ़ेक्ट होगा उसका। तो अनलेस कि उसको कोर्ट जो है ना अनडू कर दे, और कोर्ट भी जो है ना वो तो ये नहीं है कि कोई लेके जाएगा और अगले दिन उसको स्टे मिल जाएगा। वो फ़र्ज़ करिए कि कोर्ट अनडू करती भी है इस ग्राउंड के ऊपर कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, तो भी इसमें कई महीने लग जाएंगे। जो मकसद है अब ये चौथे साल में है ना, तो नहीं तो फिर कामिल साहब ये मतलब इतना आसान रहेगा हुकूमत के लिए? ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस होंगे और किस तरीके से अगर वो रुकावट डालना ऑब्वियसली वो चाहेंगे तो खड़ी की जा सकती है उनके लिए? देखिए अपोजिशन का एक अलमिया ये है कि अपोजिशन के वो हिस्से जो है ना जो किसी वज़न के नीचे आए हुए हैं, वो अपोजिशन कर नहीं पा रहे। जो अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे। तो जब उनके मसाइल हैं, किसी का डोमिसाइल कमज़ोर है, किसी का जो ना वैसे ही कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो फिर जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर वो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन की क्या बात। छोटी पार्टियों से आप क्या कितनी तवक्को रखते हैं? हर कोई अपने हिस्से के मुताबिक वज़न उठा पाएगा। अच्छा ठीक है कामिल साहब, मुझे ये बताएगा कि ये नैब न्याज़ी गठजोड़ की तो बाज़गश्त हमें सुनाई देती ही रहती है, तो अगर हुकूमत इस तरह की कोई चीज़ करती है तो आपको नहीं लगता कि फिर आगे जो है ये मामला उलझा ही रहेगा? कोई केस बनेगा नैब न्याज़ी गठजोड़ हुकूमत ने इसलिए जो है मुद्दत में तौसी की कि वो अपनी मर्जी से नैब को चला सके, तो ये सारी उलझन तो बरकरार रहेगी और ये तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा। तासुर तक़वियत पकड़ेगा यकीनन। उसमें प्रॉब्लम इसमें ये आएगा, या प्रॉब्लम ये है कि सारे मामले में जो है जो नुकसान हो रहा है वो शायद मुल्क का हो रहा है। आप देखिए कि मुल्क जो है ना ये गुज़श्ता 3 सालों में आगे गया या पीछे गया, लोग जो है ना उसमें खुशहाल हुए हैं या बदहाल हुए हैं। तो सारा कुछ जो है ना वो मुल्क में और आवाम के ऊपर ये बोझ आएगा, और इस सारे बोझ में शायद शरीक जो है ना वो लोग भी होंगे जो इस हुकूमत को लाए और जो इस हुकूमत को बचा रहे हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन नैब मशावरत के बगैर तैनात हो जाते हैं तो मतलब
हो जाएगा, कोई मज़ाहमत नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उनको नहीं फेस करनी पड़ेगी? मुझे ये सारे जो गुज़श्ता 3 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे इसमें बाज़ जगह पे बड़ी मायूसी होती है। मायूसी इन दी सेंस कि मतलब बाज़ जगह पे बाज़ लोग इतनी कमज़ोरी दिखा के जो है ना वो इधर दाएं बाएं हो जाते हैं और उनके पास इतने खूबसूरत आर्गूमेंट होते हैं कि वो आदमी फिर कुछ कर भी नहीं सकता। अल्टीमेटली जो इसमें जो लूज़र है वो पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, और इसके अवाम है, वो भी अल्लाह न करे, मगर अवाम जो है ना वो इसको भुगत रहे हैं। सही, एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा कामिल साहब कि ये जो मुद्दत में तौसी की बात है ये अगली टर्म का देना है या फिर जब तक नए चेयरमैन की जो तैनाती है वो नहीं होती तब तक के लिए तैनाती है? देखिए दोनों काम कर सकते हैं ना, आपने कानून के अल्फाज बदलने हैं ना, कानून हाँ वो अमेंडमेंट ले आएंगे सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 को अमेंड कर लेंगे और जो इनेबलिंग प्रोविजंस है उनको जो है ना वो अमेंड कर लेंगे और अमेंड करके उसके बाद जो है ना उसके तहत जो है ना या एक्सटेंशन मिल जाएगी या नई तैनाती हो जाएगी। वो अब जाहिर है किसी ने जिसने जो भी इसका जो है ना आर्किटेक्ट है उसने एक खाका ज़हन में बनाया होगा, वो ये काम कर देगा और ये काम करने के बाद बहुत शुक्रिया कानून मुर्तज़ा साहब। कानून मुर्तज़ा साहब ने बड़ी डिटेल जो है वो हमें बताई कि किस तरीके से जो है ये काम होने के लिए जा रहा है। इरफान कादिर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। इरफान कादिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब करने जा रही है हुकूमत और उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने पूछ लिया अपोजिशन लीडर से तो फिर ये तो इस तरह से होगा कि मुजरिम से पूछा जाए कि आपकी तफ्तीश कौन करेगा, लॉजिक जो उनकी तरफ से दी जा रही है वो ये लॉजिक है, तो ये किस हद तक लॉजिकल है ये लॉजिक, और क्या आपको नहीं लगता कि किसी मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को इसमें? इरफान साहब आवाज आ रही है आपको? जरा रिपीट कीजिएगा। जी इरफान कादिर साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो हुकूमत अब करने जा रही है, आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म की मज़ाहमत का या किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? यहाँ पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अगर करती है तो बड़ी आसान है उनके लिए चीज़ें। जी इससे बहुत सारी खत्म हो जाएगा और जब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है तो नैब में जो कानून की तरमीम है वो तरमीम जो है वो ऑर्डिनेंस की म्याद से आगे तक नहीं जा सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले में कहा गया है कि इस तरह की तरमीम जो है वो ऑर्डिनेंस की जिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये ठीक है, आवाज़ शायद ठीक नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक ब्रेक हम छोटा सा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में आपको बताते चलें कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इससे पहले भी हम बार बार आपको जो है ये वार्निंग्स देते रहे हैं कि डेंगू जो है वो तेज़ी के साथ फैल रहा है। सूबे भर में अगर आपको बताएं तो एक दिन में 223 केसेस सामने आए हैं। पंजाब में डेंगू का फैलाव मजीद तेज़ हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 223 मरीज़ जैसे कि हमने आपको बताया सामने आए हैं और पंजाब में रिपोर्ट होने वाले डेंगू के 167 मरीजों का ताल्लुक जो है वो सिर्फ लाहौर से है, यानी लाहौर में इतनी तेज़ी के साथ डेंगू का फैलाव जारी है। सेक्रेटरी इमरान सिकंदर बलोच ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से 35, कसूर से 4, नारोवाल से डेंगू के 3 मरीज़, फैसलाबाद और खुशाब से 2, जबकि शेखुपुरा, अटक, चकवाल, मुल्तान और सियालकोट से डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। इमरान सिकंदर ने यह भी बताया है कि गुज़श्ता रोज़ झंग, खानेवाल, राजनपुर, साहिवाल और बहावल नगर से भी डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। रवा साल जो है पंजाब भर से अब तक डेंगू के 1659 कंफर्म केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1347 केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। महकमा सेहत पंजाब के सेक्रेटरी के मुताबिक लाहौर के गंगाराम में 18, जिना अस्पताल में 15, न्यू अस्पताल में 11 और डॉक्टर्स अस्पताल में डेंगू के 9, सर्विसेज अस्पताल और शालीमार अस्पताल में 8, गुलाब देवी में 7 और फारूक अस्पताल में डेंगू के 5 मरीजों को लाया गया है। इसी तरह लाहौर के घुरकी ट्रस्ट अस्पताल की बात करें और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 4 मरीज और फातिमा मेमोरियल अस्पताल, जनरल अस्पताल, हमीद लतीफ़ अस्पताल, उमर अस्पताल और इत्तेफाक अस्पताल में भी डेंगू के 3 मरीज जो हैं वो लाए गए हैं। महकमा सेहत की टीमों ने पंजाब भर में जी इंडोर मकामात
जिनकी तादाद हज़ारों में है और आउटडोर मकामात जिनकी तादाद भी हज़ारों में है, उन मकामात को चेक किया है। टीमों ने इस दौरान 1366 मकामात से लार्वा भी तल्फ किया है। डॉक्टर मक्सी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मक्सी साहब, और उनसे हम बिल्कुल जानेंगे कि ये क्या हो रहा है और इतनी तेज़ी से जो फैलाव हो रहा है उसके लिए क्या इकदाम किए जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से ये डेंगू का फैलाव जारी है, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं और कल से ही हमारे सेक्रेटरी साहब के हुक्म के ऊपर और डीजी साहब के हुक्म के ऊपर हमने जो हाई रिस्क एरियाज है, जो हाई रिस्क टाउन्स है, और फिर हमने उनमें जो हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हैं, कैंट टाउन में, गुलबर्ग में और अलामा इकबाल टाउन में, निश्तर में, तो उनमें हमने स्वीप एक्टिविटी शुरू करा दी है। डबल जो है टीमें लगा दी हैं, वो घर घर जाके तो वो ये लार्वा जो है ये तलफ कर रही हैं, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ में लार्वा मिल रहा है तो वो उसको स्प्रे भी कर रही हैं, और जहाँ से केसेस आ रहे हैं जिन घरों से, तो उस हाउस को इंडेक्स हाउस बना के 48 हाउसेस जो है उनके साइड के ऊपर जो है फ्रंट बैक राइट लेफ्ट के ऊपर हम 49 हाउसेस का स्प्रे भी कर रहे हैं। हमारी टीमें डॉक्टर साहब, ये चीजें यहाँ तक पहुंची कैसे? मैं जानना ये चाह रही हूँ कि क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए? क्या हम तैयार नहीं थे डेंगू के इस मौसम के लिए? क्योंकि हमें पता है कि अब डेंगू जो है वो हर साल आता है। क्या हम इतने तैयार नहीं थे जितना होना चाहिए था? उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम शुरू से ही अलर्ट थे, और हमारी जो मैडम मिनिस्टर है वो कैबिनेट कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब और मैडम और हमारी पूरी कैबिनेट कमेटी की एक साल भी 15 मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें तमाम पंजाब के डिप्टी कमिश्नर, सीओ हेल्थ और सारी टीमें जो है वो अलर्ट होती थी, और हम पूरा सर्वेलेंस जो है वो डेली हम डीजी ऑफिस में और अपने डायरेक्टोरेट में डेली सर्वेलेंस जो करते हैं। शाम को डेली हम सारी पूरे पंजाब की एक्टिविटीज नोट करते हैं। ये मौसम कंड्यूसिव था, वेदर जो है वो उसने मतलब इसके फैलाव को मदद की है, और इसके अलावा जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं उनको भी हमने एक्सेस दी थी कि ताकि अगर कोई केस हो तो वो छुपा ना रहे। अगर कोई केस होगा तो वो ऐसा होता है कि वो एक ब्रीडिंग साइट्स और उसकी फीडिंग साइट्स बन जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल कोशिशें की जा रही हैं, लार्वा को तल्फ करने की कोशिश की जा रही है, इंडोर आउटडोर मकामात को चेक किया जा रहा है, लेकिन अपने तय एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह कि हमने पहले भी कहा था कि सुबह और शाम के औकात होते हैं इस मच्छर के काटने के, और इसके अलावा पानी अगर आप खड़ा होने देंगे घरों में तो इस मच्छर की अफजाइश के लिए एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी, उसको भी प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।